हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है और हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को के डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हर एक टर्म को हमें लिखना कैसे है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी नॉलेज हम लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स बीच में आते हैं। ठीक है, और उन ऑर्गन्स का काम क्या क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब उसको राइट किस तरीके से करना है, रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑर्गन आया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो है हमारा नोज। ठीक है, वो है हमारा नोज। नोज का हम पहले भी देख चुके हैं कि क्या क्या फंक्शनिंग होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप रिटन फॉर्म में लिख सको। ठीक है, तो नोज क्या होती है? नोज हमारे एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। इसके जो इन्वायरमेंट की साइड में जो एक्सपोज्ड ऑर्गन होता है वो होता है हमारा नोज, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी नोस्ट्रिल्स से। और नोस्ट्रिल्स क्या है? दो हमारे तरीके से छेद हैं। ठीक है, तो नोस्ट्रिल्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे छेद हैं जिससे हमारे एयर की क्या होती है? एंट्री होती है। विच इज डिवाइडेड बाई ए फ्रेमवर्क ऑफ कार्टेजिनियस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, ये भी बताया था कि जो हमारी दो नोस्ट्रिल्स होती हैं, मतलब दो जो हमारे नाक के छेद होते हैं, वो नोज में नेजल कैविटी में ऊपर तक जाते हैं, और इन दोनों नेजल कैविटीज को आपस में डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, जब हम नाक के अंदर अगर ऐसे फील करके देखेंगे, ठीक है, उंगली डाल के देखें, तो हमें ये लगेगा कि दोनों नोस्ट्रिल्स के बीच में कोई प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेप्टम। द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट राइट नोस्ट्रिल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल बाय टिनी हेयर एंड फोसिल्स दैट कवर द इंटायर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिवाइड कर रहा है हमारी दोनों नोस्ट्रिल्स को, उसका नाम है सेप्टम। और हमारे नोज के अंदर एक वेस्टिब्यूल रीजन होता है जिसके अंदर नेजल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन हेयर्स का क्या काम है? एयर को फिल्टर करने का काम है। ठीक है, अच्छा, अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजेंस फर्दर मोर दे आर प्रोवाइड एडिशनल ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एयर। ठीक है, अब इसने नोज के बारे में कंप्लीटली नेसल पैसेज के बारे में एक ही टाइप से बता दिया कि हम किस तरीके से उसको राइट करेंगे, लेकिन हमने इसको बिल्कुल अच्छे से देख लिया कि ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सी सेल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कि जो हमारे नेजल हेयर्स हैं वो वेस्टिब्यूल हैं, लेकिन हर एक चीज़ को इतने डीप में बताने की ज़रूरत है नहीं। जिस टाइम पे एग्जाम में लिखेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन ही लिखना होगा। ठीक है, तो नोज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है कि हम क्या कुछ लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, और 5 नंबर के लिए हम पूरे पेज पे सिर्फ और सिर्फ नोस्ट्रिल्स को ही तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है फेरिंग्स रीजन। ठीक है, फेरिंग्स रीजन क्या होता है? जो हमारा नेजल चैम्बर होता है, ठीक है, जो हमारी नेजल कैविटी होती है, नेजल पैसेज होता है, वो एक खाली होलो स्पेस के अंदर खुलता है जिसका नाम है फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या होता है? एयर के लिए भी और फूड के लिए भी एक कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, और फेरिंग्स के अंदर और क्या खास बात होती है? फेरिंग्स के अंदर ये खास बात होती है कि विंड पाइप के अंदर कहीं फूड पार्टिकल्स ना चले जाएं तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एपिग्लोटिस इज द इलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लोटिस क्या है? एक इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब है कि एक बिल्कुल जिस तरीके से कार्टिलेज होती है, मतलब वो बोन टाइप का भी स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फूड को हमारे विंड पाइप में जाने से। ठीक है, इट सर्व एज ए स्विच बिटवीन द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस और लैरिंग्स रीजन। अब लैरिंग्स रीजन कौन सा था? लैरिंग्स रीजन कौन सा था? जो हमारे ट्रैकिया का अपर पोर्शन था वो हमारा लैरिंग्स रीजन था। ठीक है, तो ईसोफेगस और लैरिंग्स, उन दोनों के बीच में एक स्विच का काम करता है एपिग्लोटिस। ठीक है, ताकि फूड की एंट्री हमारे इस पैसेज में ना हो सके, एयर पैसेज में। पैसेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड फूड इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? ये एपिग्लोटिस हमारे फूड को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट
या फिर बोल दो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भेजने का काम करता है, और एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करवाता है, यही पार्ट करवाता है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस ये काम करता है, वो एक ओपनिंग होती है, उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में कि हमारे फेरिंक्स का क्या काम होता है। फेरिंक्स का काम और कुछ नहीं होता, ये फूड के लिए और हमारे एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। फूड को फूड के पाथ में भेज देता है, और एयर को हमारे विंड पाइप के अंदर, फेरिंक्स के अंदर ये भेज, फेरिंक्स से हमारे लैरिंक्स रीजन के अंदर और फिर ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स की तरफ पहुंचा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं, राइज बिलो द लैरिंग्स। ठीक है, देखो इसके अंदर दिखा भी रखा है कि जो हमारा ऊपर फेरिंक्स का रीजन था, उसके बाद यहाँ से ये ट्रैकिया शुरू हो गया है। ठीक है, और ट्रैकिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ट्रैकिया के अंदर एक तो लैरिंग्स है, कहाँ पे है, जस्ट बिलो। ठीक है, ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये लैरिंग्स का रीजन है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया का ये कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने वॉइस बॉक्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे जब हवा टकराती है तो वहां से वाइब्रेशन की वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये पूरा का पूरा रीजन तो जो दिखाई दे रहा है वो तो है हमारा ट्रैकिया, और इसका जो अपर पार्ट है वो है हमारा वॉइस बॉक्स या फिर बोल दो लैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, जो ट्रैकिया है वो शी शेप्ड की कार्टिलेजियस रिंग से सराउंड होता है। ठीक है, एंड मेंटेन इट्स कंप्लीटली एक्सपेंडिंग। ठीक है, इसको एक्सपेंड रखने के लिए, मतलब जिस टाइम पे हम सांस लेते हैं उस टाइम पे सारी चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर हमारी लंग्स तक पहुंच सके। ठीक है, और कार्टिलेजियस रिंग्स का और क्या काम है, जिस टाइम पे हम हवा को बाहर निकालते हैं, हम अपनी अंदर की एयर को एक्सहेल करते हैं, उस टाइम पे उनकी कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि दोनों की दोनों जो मस्कुलर वॉल्स हैं ट्रैकिया की, वो आपस में टच ना हो जाएं, आपस में टच होके ब्लॉकेज ना बना दे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, शी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और हम क्या लिखेंगे, ट्रैकिया एक्सटेंड फर्दर डाउन इनटू द ब्रेस्ट बोन एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रोंकियाई। ये भी हम देख चुके थे कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है वहां पे ये ट्रैकिया जाके दो पाथ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो पाइप्स में अपना डिवीजन कर लेता है, जिनको हम ब्रोंकियाई बोलते हैं। ठीक है, और जो दो ब्रोंकियाई हमने डिवाइड करी हैं, ट्रैकिया से जो दो पाथ हमने बनाए हैं, वो हर एक लंग के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में एक लंग है, राइट साइड में एक लंग है, तो दोनों लंग्स में जो एंट्री कराने का काम करेगा वो कौन करेगा, हमारे ट्रैकिया आगे डिवीजन होके ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक ब्रोंकियाई किससे अटैच्ड होगी, लंग्स से अटैच्ड होगी। ठीक है, तो ट्रैकिया का क्या काम है, ट्रैकिया का बस यही काम है कि एक तो इसके बाहर जो कार्टिलेजियस रिंग होती है वो कोलैप्सिंग से बचाते हैं, और दूसरा एयर को यहाँ पे और भी ज्यादा फिल्टर किया जाता है, म्यूकस से इसको और भी ज्यादा एयर को साफ किया जाता है, और आगे ब्रोंकियाई के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया जाता है एयर को। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स भी वही पोर्शन है जो अभी बताया था, इसका और भी अच्छे से डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है कि ये तो था एपिग्लोटिस का स्ट्रक्चर, यहाँ से एयर एंटर करेगी, एयर एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या करेगी, दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हमारे पास। जब एयर अंदर आएगी और जब एयर बाहर जाएगी, उस टाइम पे इनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारे आवाज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वो आवाज क्या करेगी, में सुनाई देगी। ठीक है, गर्ल्स के अंदर और बॉयज के अंदर मैंने पहले भी डिफरेंशिएट ये चीज कर दी थी। ठीक है, कि गर्ल्स के अंदर इनकी जो थिकनिंग है वो इतनी ही रहती है, और बॉयज के अंदर जब प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होता है तो इनकी थिकनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो मेल होते हैं उनकी वॉइस थोड़ी सी हार्ड आती है। ठीक है, अब इसको राइट कैसे करेंगे, कार्टिलेजियस कॉर्ड ले द फ्रेमवर्क फॉर द लैरिंग्स एंड फाउंड इन द फ्रंट ऑफ नेक। ठीक है, हमारी गर्दन के बिल्कुल सामने का जो पोर्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल गर्दन के जो सामने होता है वो वाला रीजन होता है हमारा लैरिंग्स का पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी आवाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज एडिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, और किस में हेल्प करता है, हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सांस लेने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो इनफॉर्मली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स।
इसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। जिस टाइम पे हम फूड को स्वेलो करते हैं, फूड को निगलते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ए फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस फोल्ड ओवर द टॉप ऑफ विंड पाइप। ये जो हमें विंड पाइप दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जिस टाइम पे हम खाने को निगलते हैं, उस टाइम पे ये एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है। ठीक है, यही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हो कि किस तरीके से नोट्स बना। एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री ना हो, इसके लिए एपिग्लोटिस अपना काम करता रहता है, वो ओपन होता रहता है और क्लोज होता रहता है। ठीक है, तो ये इसका वोकल कॉर्ड का अच्छे से डायग्राम दिखा रखा है कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये एपिग्लोटिस है, और इसके नीचे आगे जब हम चलेंगे तो रिंग लाइक ऐसे कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आगे ट्रैकिया का रीजन आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई हमने क्या बता दिया था कि जो हमारा ये ट्रैकिया का रीजन होता है वो आगे जाके दो ब्रोंकियाई के अंदर डिवाइड हो रहा था। ठीक है, दो ब्रोंकियाई के अंदर ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा था, और ये जो ब्रोंकियाई हमें दिखाई दे रही हैं, इनके दोनों साइड क्या है, लंग्स हैं। ठीक है, तो ये लंग्स के अंदर क्या हो रही है, एक तरीके से एंट्री करवा रही है। ठीक है, ट्रैकिया स्प्लिट इनटू टू ट्यूब। ट्रैकिया जो है वो दो ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियाई बोलेंगे। विच एंटर ईच लंग, जो कि क्या करती हैं, एक एक लंग के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर अपनी एंट्री करा देती हैं। उसके बाद एंड डिवाइड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली ब्रांचेस। वही बात जो पहले रिपीट कर रही थी वही बताई है कि जो हमारी फर्स्ट ब्रांच होगी, जो लंग्स के अंदर एंटर करेगी, उसको तो हम प्राइमरी ब्रोंकियाई बोलेंगे। उसके बाद जो प्राइमरी ब्रोंकियाई है वो और भी ज्यादा फर्दर डिवाइड होगी। ठीक है, जिनके अंदर भी वो डिवाइड हुई है उनको हम सेकेंडरी ब्रोंकियाई बोल देंगे, और जो सेकेंडरी ब्रोंकियाई हैं वो और भी ज्यादा अपना फर्दर डिवीजन करेंगी, जिनको हम टर्शरी ब्रोंकियाई बोल देंगे। अब जो टर्शरी ब्रोंकियाई होंगी वो क्या करेंगी, सारी की सारी टर्शियरी ब्रोंकियाई आगे जितना भी डिवीजन करेंगी उनको हम नाम दे देंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब लास्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया हमारे पास, ब्रोंक्यूल्स आ गया। हर एक ब्रोंक्यूल क्या करेगी, लंग्स के अंदर जितनी भी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सारी की सारी ब्रोंक्यूल्स एक डक्ट के थ्रू एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होंगी। ठीक है, अब ये जो लास्ट में हमें टर्मिनल पे जो भी दिख रही है, ये सारी की सारी क्या है, ब्रोंक्यूल्स हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स एक डक्ट के थ्रू, डक्ट का मतलब है एक नलिका, छोटी सी पतली सी नलिका के थ्रू क्या करेंगी, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होंगी। ठीक है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर से क्या होंगी, ये अटैच्ड होंगी, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, जिसका नाम हमने रख दिया एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली नाम किसका है, प्लूरल फॉर्म है, तो एल्वियोलस से जाके क्या हो जाएंगी, अटैच्ड हो जाएंगे। अब वो एल्वियोलस क्या है, वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी एयर क्या करेगी, एंटर कर जाएगी, और उस एल्वियोलस के बाहर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज ने क्या कर रखा है, उसको सराउंड कर रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी उनका तो यूज़ हमारी सेल्स ने पहले ही ऑक्सीडेशन के लिए कर लिया है, और हमारी बॉडी में इतने सारे काम हमें सुबह से शाम तक करने होते हैं। इवन हम जब हम कोई काम कर भी नहीं रहे होते हैं, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हमारी सेल्स के अंदर जो फूड है, ठीक है, जो हमारी सेल्स के अंदर फूड है, मतलब जो हमारे ग्लूकोज की फॉर्म में या फिर अमाइनो एसिड, जो भी हमारी छोटी छोटी फॉर्म्स हैं, तो वो फूड हमारी सेल में होता है, उसके ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी निकलती है, जिसका हम अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब जितने भी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है वो तो कंटिन्यूअसली यूज हो रही है, तो इसका मतलब हमारे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है उस टाइम पे। और ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन लंग्स के अंदर तो अभी ताज़ा ताज़ा नई हवा आई है। ठीक है, उस हवा के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स में ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इन एल्वियोलस के अंदर या फिर एल्वियोलीज के अंदर ज़्यादा है और हमारे ब्लड में कम है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड क्या हो जाएगी, मान लो ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो इन ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाएगी, सारी की सारी ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी। और ऑक्सीजन अगर इसके ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो गई, लेकिन अगर सारी की सारी सेल्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वहां से कोई ना कोई तो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट हो रहा होगा। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी लंग्स में तो है नहीं ज्यादा, ठीक है, हवा के अंदर से कोई 0.23% अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ गई लंग्स में तो वहां वो तो कंसंट्रेशन कम ही है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी सेल्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही हैं। तो इसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और लंग्स में कंसंट्रेशन कम है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ब्लड से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में मूव कर जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो तो लंग्स में चली जाएगी और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन ज्यादा है वो हमारे ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। अब ये लंग्स क्या करेंगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करते टाइम, ठीक है, एक्सहेल करते टाइम, एक्सहेल करने का मतलब है लंग्स के अंदर जो अब हवा भरी हुई है, ठीक है, अब जो हवा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो पहले तो एक्सपेंड हो रहे थे जब हम सांस को अंदर लेके जा रहे थे, इनहेल कर रहे थे, लेकिन अब एक्सहेलेशन के टाइम पे जो लंग्स है वो भी क्या करेंगी, ये एल्वियोलीज अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेशर से क्या होगा, अब जैसे कि कोई भी अगर मान लो गुब्बारा है, ठीक है, उसको दूसरे के साथ में टच करके अगर एक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे में हवा चली जाती है। मतलब जब ये अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो प्रेशर कहाँ पे जाएगा, इस साइड में जाएगा और वो हवा कहाँ मूव करेगी, इस साइड में मूव करेगी, ठीक है, मूव करती करती वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेलेशन होगा। तो हमारी ब्रोंकियाई क्या करेंगी, ब्रोंकियाई फर्दर जब डिवीजन करती करती प्राइमरी ब्रोंकियाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी ब्रोंकियाई और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, डिवाइड हो जाएंगी और वो एल्वियोलिस से हमारे जुड़े हुए होती हैं ब्रोंक्यूल्स सारी, और किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है, डक्ट के थ्रू जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, वही बात बता रखी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन का इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। और ये जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हमारे ऑक्सीजन या फिर लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लंग्स के अंदर जो भी एयर होती है और हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करती है, ठीक है। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में मूव कर जाएगी और लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मूव कर जाएगी। इस तरीके से हमारी बॉडी में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था रेस्पिरेशन का, और सेकंड स्टेप क्या था, हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन था। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की कंप्लीटली जानकारी हमारे पिछले वीडियोस में मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही देखना है। अब उसके बाद कोई नेक्स्ट पोर्शन कौन सा रह गया, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन बोला है इसने। रेस्पिरेशन था क्या, रेस्पिरेशन हमारी वो प्रोसेस थी जिसके द्वारा हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज हम सेल के अंदर फूड के ब्रेकडाउन में करते हैं, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है। ये थी हमारी रेस्पिरेशन की कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमने 2 स्टेप बना दिए थे, कौन कौन से, पहले तो हमें इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेके आना पड़ रहा था, ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना पड़ रहा था। उसके बाद ब्लड ने उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल तक पहुंचाया और उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही थी। तो रेस्पिरेशन में हमारे कितने स्टेप थे, 2 स्टेप थे, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा स्टेप था हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब जो हमारे रेस्पिरेशन है तो उसका प्राइमरी ऑर्गन तो कौन हो गया, हमारी लंग्स ही हो गई। प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले क्या जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो काम कौन करवाता है, लंग्स। तो ये क्या हो गया, हमारे रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरी ऑर्गन हो गए, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। हमारा हार्ट कहाँ पे, बिल्कुल बीच में स्थित होता है, ठीक है। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसके बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट, और उसके दोनों साइड हर एक लंग प्रेजेंट होती है। जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है उसको हम लेफ्ट लंग बोलेंगे, और जो राइट साइड में प्रेजेंट होती है हार्ट के उसको हम राइट लंग बोलेंगे। इन द थोरेसिक कैविटी ऑफ द चेस्ट, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के बारे में भी पहले बता चुके हैं कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के 3 रीजन होते हैं, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और अब्डोमिनल रीजन, ठीक है। हेड रीजन जो हमारे
जो थ्रोट पार्ट होता है जो हमारा, उससे जो फेरिंक्स से ऊपर वाला रीजन होता है वो हेड रीजन है, ठीक है। जो हमारी चेस्ट कैविटी आती है वो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर आती है, ठीक है, थोरेसिक रीजन होता है। और उसके नीचे जितना भी पोर्शन रह गया वो हमारा सारा का सारा अब्डोमिनल रीजन में आएगा, ठीक है। तो हमारी लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लंग्स आर स्पंजी ऑर्गन्स विच with an estimate of total surface area between 50 to 75 स्क्वायर मीटर, ठीक है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से ये लगा लो, लचीले बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और वो रिलैक्स भी कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और एक्सपेंड भी कर सकती हैं। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑर्गन है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है कि ये अपने एरिया को 50 से लेके 75 स्क्वायर मीटर अपना एरिया बढ़ा सकती हैं, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा ये एक्सपेंड कर सकती हैं। लेकिन हमारे रिबकेज प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये इतना ज्यादा तो एरिया नहीं बढ़ा पा रही। लेकिन अगर रिब केज ना हो तो 50 से 75 स्क्वायर मीटर तक ये अपना एरिया बढ़ा सकती हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स का सबसे पहला काम क्या है? लंग्स का सबसे पहला काम ये है कि ये गैसेस का एक्सचेंज कराएगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को क्या करेगा? ब्लड के अंदर भेजेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाएगा? एक्सहेल करवाएगा, ठीक है, लंग्स में पहुंचा। बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, ठीक है, एयर और ब्लड के बीच में क्या करवा देगा? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा देगा। द राइट लंग इज क्वाइट बिगर एंड हैवियर देन द लेफ्ट लंग। जो हमारी राइट लंग होती है वो वजन में भी ज्यादा होती है और साइज में भी लेफ्ट लंग से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने लिखना कैसे था वो देख लिया है, ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, एक बार दोबारा से रिपीट हो रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो चीजें थी, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक था रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये मतलब है कि वो रास्ता कौन सा है जहां से रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, वो कौन सा रास्ता है। तो उस रास्ते में कौन कौन सी चीज आएंगी? पहले तो आएगी हमारी नोज जहां से एंट्री होगी, उसके बाद आएगा नेजल चैम्बर जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्रेशन होंगे जो कि डस्ट पार्टिकल्स को, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, एलर्जेंस को, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को ट्रैप करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया था? नेजोफेरिंक्स। ये कॉमन पैसेज था हमारे फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आएगा फेरिंक्स। अच्छा, नेजोफेरिंक्स और फेरिंक्स में क्या डिफरेंस है? अब फेरिंक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें थी ना, एक तो हमारे माउथ की कैविटी, ठीक है, मतलब जो फूड के लिए कॉमन पैसेज है और एयर के लिए भी कॉमन पैसेज है। तो जो हमारा फूड जहां से एंटर करेगा उस पार्ट को हम बोल देंगे, ठीक है, जो जहां से नोज का एरिया होगा उसको बोल देंगे नेजोफेरिंक्स, और जहां पे हमारा जो ओरल पार्ट होगा उसको बोल देंगे ओरल फेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे जो एयर होगी वो एंटर करेगी लैरिंक्स रीजन के अंदर। लैरिंक्स क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ये एक तरीके से ट्रेकिया का ही अपर पोर्शन होता है। ट्रेकिया का ही अपर पोर्शन कौन है? लैरिंक्स है। उसके बाद ट्रेकिया से हवा कहाँ पे? ब्रोंकियाइज के अंदर। ब्रोंकियाई से हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्राइमरी टर्शरी ब्रोंकियाइज हैं उनके अंदर, ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर ये डिवाइड होके क्या कर देगी? लंग्स के अंदर एल्वियोली तक पहुंचा देगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गन कौन कौन से यूज हुए? ऑर्गन हमारे यूज हुए लंग्स, ठीक है। लंग्स ने क्या किया है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाया है। और यहाँ पे भी कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकियाई। और ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होके लास्ट में जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है एल्वियोली के अंदर, एल्वियोली तक पहुंच जाती हैं, जो कि हमारी क्या होती हैं? ऐसी साइट होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअल में होना होता है, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीटली रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद अब एक छोटा सा पोर्शन और रह गया कि रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होती हैं। अब ये पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से हमारी रेस्पिरेशन की पूरी क्रिया चल रही है, ठीक है। अगर इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में से किसी के अंदर भी कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी डिजीज बोलेंगे, ठीक है। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट आ जाए और उसके वजह से हमारी हेल्थ को कोई भी एडवर्स इफेक्ट पड़े, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज।
It is a type of disease that affect our lungs and other part of respiratory system. ये ऐसी डिजीज होती हैं जिसके अंदर या तो हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है, या तो हमारे लंग्स के अंदर कोई ना कोई बीमारी आती है, या फिर हमारा कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अभी हमने देखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नोज है, फेरिंग्स है, ठीक है, जो हमारा ट्रैकिया है या फिर लंग्स हैं, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी अफेक्ट हो या फिर हमारी लंग्स अफेक्ट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी डिजीज आई है। इनका कारण क्या हो सकता है डिजीज का, या तो कोई भी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स जब ज्यादा हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करते हैं, ठीक है, तो मूव करने के कारण अब पोलन ग्रेन्स किसी किसी के क्या कर देते हैं, एलर्जी कर देते हैं, तो उसके कारण भी क्या हो गया, एक तरीके से हमें डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी कोई भी डिजीज होगी रेस्पिरेटरी, या तो वो स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है, जो तंबाकू होता है उस तंबाकू की स्मोकिंग के कारण, या फिर कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, या फिर कोई हुक्का वगैरह होगा, तो उसकी वजह से जब हम तंबाकू को एक तरीके से इनहेल करते हैं उसको बर्न करके, तो उसकी वजह से भी हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं। और ब्रीथिंग इन सेकेंडरी और बाय ब्रीथिंग सेकेंड हैंड तंबाकू स्मोक। अब सेकेंड हैंड तंबाकू स्मोक का क्या मतलब है, अगर मान के चलो कोई इंसान है, अगर वो खुद डायरेक्टली सिगरेट नहीं पीता है, ठीक है, कोई अगर डायरेक्टली सिगरेट पीता होगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा कि स्मोकिंग तंबाकू, वो तंबाकू को क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है, ठीक है। और सेकंड हैंड का क्या मतलब है, सेकंड हैंड का मतलब है अगर कोई इंसान है वो डायरेक्टली क्या नहीं कर रहा, स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो स्मोकिंग करने वाले पर्सन के पास में बैठा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे आसपास में कोई भी ऐसा बंदा बैठा है जो कि सिगरेट पी रहा है, तो मेरे अंदर भी तो उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि वो धुआं क्या छोड़ रहा है, क्योंकि वो अपने शरीर का जो तंबाकू का धुआं है वो बाहर छोड़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड हैंड तंबाकू स्मोक। तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं वो किस किस कारण से हो सकती हैं, या तो हमारे अंदर कोई भी इनफैक्ट हमें किसी भी चीज से इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकती हैं, ठीक है, या फिर हम तंबाकू को स्मोक करते हो, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर स्मोकिंग करने वाले पर्सन के साथ में बैठ के भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। एंड अदर फॉर्म ऑफ द एयर पोल्यूशन इंक्लूड डिजीज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। अच्छा, अब इसके अंदर बताया है कि हवा के अंदर या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो जिसकी वजह से हमारा कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, तो उसकी वजह से भी हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, पोल्यूशन की वजह से भी हमें ये डिजीज हो सकती हैं। डिजीज आर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब ये इसका क्रोनिक डिजीज का क्या मतलब है, जब कोई भी डिजीज, ठीक है, जब ये रेस्पिरेटरी डिजीज अगर 1 से 2 हफ्ते तक चलेंगी तब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, लेकिन जब क्रोनिक डिजीज कब बोलेंगे, जब ये डिजीज इनके क्योर के लिए हमें कम से कम 1-2 साल लग जाए या फिर 7 से 8 साल तक इनका इलाज चले, तो हम उस डिजीज को क्या बोलेंगे, हम उस बीमारी को क्रोनिक बीमारी बोलेंगे, ठीक है। तो वो बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं जो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू हो सकती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज कौन सी हैं, एक तो लंग कैंसर हो सकती है, ठीक है, लंग कैंसर भी क्या है, लंग भी क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। और हमने क्या बोला था कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वही तो बोले थे कि अगर हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर किसी भी रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज। तो लंग्स भी क्या है, हमारे लंग्स भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, तो इनके अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी होती है तो वो भी किसके अंदर आएगी, हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज में आएगी। तो लंग कैंसर क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। और अस्थमा क्या होती है, अस्थमा भी एक तरीके की बीमारी है। अब इनको अच्छे से एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगी, ठीक है। तो अभी ये देख लो कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, या फिर और भी कोई लंग डिजीज हो गई, कोई इन्फेक्शन आ गया, किसी बैक्टीरिया ने एंटर कर लिया, तो टीबी हो गई, निमोनिया हो गया, लंग कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी की सारी डिजीज कैसी हैं, ये सारी की सारी डिजीज ऐसी हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुई है, तो इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज बोलेंगे। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उनके अंदर पहले डिजीज कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, हम अस्थमा डिजीज कर रहे हैं, ठीक है। अस्थमा के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो एक चीज देखना, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई बार एज्ड पर्सन को भी,
ठीक है, कोई बूढ़े हो गए हैं उन पर्सन्स को भी, और कई बार कोई बूढ़े नहीं होते तो जवान को या फिर बच्चे को भी हो सकती है ये बीमारी, ऐसी बात नहीं है कि किसी को बच्चे को नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब भी हम किसी अस्थमा के पेशेंट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो खींच खींच के सांस ले रहा है। ठीक है, और जिस टाइम पे वो सांस ले रहा होता है अजीब अजीब तरीके की उसकी आवाज आती है। ठीक है, ऐसे मतलब हम देख के बता सकते हैं कि वो जबरदस्ती सांस ले रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब उसको जबरदस्ती सांस लेना पड़ रहा हो? क्या उसके फेफड़ों तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही? सच में नहीं जा पा रही होती। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, अस्थमा इज ए क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज का क्या मतलब है? क्रोनिक डिजीज का मतलब है अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कम से कम 1-2 साल या ज्यादा से ज्यादा, और भी अगर इसके अच्छे से परहेज ना किए जाए या अच्छे से इसकी मेडिसिन ना ली जाए, प्रॉपर क्योर ना लिया जाए, तो ये आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो अस्थमा क्या है कि क्रोनिक डिजीज है विच अफेक्ट ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग्स। ये क्या करता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्रोंकियाई होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियाई, और जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। अब उनको इफेक्ट वो करता कैसे है, देखो कोई भी नॉर्मल ब्रोंकियाई होगी उसकी क्या होगी, शेप इस तरीके से होगी, और इनके अंदर ये बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, ये उसका होल प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मल जो पर्सन होगा उसकी ब्रोंकियाई बहुत ज्यादा ओपन होगी, बहुत स्पेस होगा हवा के आने जाने के लिए। लेकिन अगर किसी को अस्थमा हो जाती है तो अस्थमा के पेशेंट के अंदर क्या होगा, इसकी थिकनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वॉल की। ठीक है, इनके अंदर एक तरीके से सोजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। उस स्वेलिंग की वजह से, ये स्वेलिंग आ कहाँ पे रही है, हमारी ब्रोंकियाई के अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ रही है। अब इस ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब स्वेलिंग आ गई तो एक तरीके से जो ओपनिंग थी वो भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले जो हमारी ब्रोंक्यूल्स थी उनका साइज मान के चलो अंदर से इतना चौड़ा था, उसके अंदर से हवा आ रही थी जा रही थी। लेकिन जिस टाइम पे हमारी जब हम अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं तो उस अस्थमा के पेशेंट के अंदर क्या होता है, उन ब्रोंकियाई के और ब्रोंकियल्स का जो साइज है, जो होल है, वो इस तरीके से छोटा हो जाता है। और वो छोटा क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी जो ब्रोंकियाई की या ब्रोंकियल्स की जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा सोजन आ जाती है। और जिस टाइम पे सोजन आ जाएगी उसके अंदर क्या होगा, इसका होल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स ये क्या कर रही थी, बाहर की एयर को अपने लंग्स तक, एल्वियोलिस तक पहुंचाने का काम कर रही थी, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको बाहर ले जाने का काम कर रही थी। अगर शरीर के अंदर हवा ही बहुत ज्यादा कम आ रही है तो डिफ्यूजन की रेट भी कम होगी। ठीक है, मतलब हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन ही अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए अस्थमा के पेशेंट को जब भी हम देखते हैं तो वो ऐसे खींच खींच के सांस ले रहा होता है, और कई कई बार उसकी सांस लेते टाइम आवाजें भी अजीब तरीके की आती हैं। एक तरीके से वो यूं परेशान होता है कि उसके जो ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सोजन है, और उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एयर अपने अंदर नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। It causes difficulty in the breathing and if followed by सर्व कफ। अच्छा, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर सांस लेने में एक तो दिक्कत आती है, दूसरी चीजें इसके अंदर उसको खांसी भी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, और अजीब अजीब तरीके के साउंड भी होंगी जिस टाइम पे वो ब्रीथ कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा। ठीक है, सांस को लेते टाइम भी और छोड़ते टाइम भी अजीब तरीके की आवाजें आएंगी। रेस्टलेसनेस का मतलब है एक तरीके से उसको मतलब रेस्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी जब हम लेटे होते हैं उस टाइम पे भी सांस लेने की और छोड़ने की तो जरूरत होती ही है। ठीक है, और वही उसका अच्छे से नहीं आ पा रहा तो वह एक तरीके से रेस्ट भी नहीं कर पाएगा ढंग से। ठीक है, अब जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उसके अंदर किस किस वजह से हो सकता है ये अस्थमा, एक तो कोल्ड एयर, ठीक है, ज्यादा ठंडी हवा में रहने के कारण, ठीक है, वो भी अफेक्ट करती है। एयरबोर्न एलर्जेंस, अब एयरबोर्न एलर्जेंस कौन से है, हवा के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस हैं, ठीक है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा करके एलर्जी कोज करते हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण हो सकता है उसकी ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलिंग आई हो, और उसी के कारण वहां पे क्या डेवलप हो गया, अस्थमा डेवलप हो गया। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एयर पोल्यूटेंट्स, वही बात बता रखी है कि हवा के अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वजह से क्या हो सकता है, हमें अस्थमा हो सकता है। तो अस्थमा के अंदर एक बात समझ में आई कि अस्थमा क्या बीमारी है, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट को
सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम दोनों में दिक्कत आएगी। और ये होता क्यों है? क्योंकि उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर एक ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स नाम का एक ऑर्गन आते हैं हमारे लंग्स के अंदर, उनमें इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, उनमें सोजन आ जाती है, जिसके कारण वो जो पाथ है वो बहुत छोटा हो जाता है और सांस लेने में और छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये थी अस्थमा के बारे में। उसके बाद है एम्फीसीमा। ठीक है, अगर हम बोर्ड क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अस्थमा के बारे में पूछ लिया, निमोनिया के बारे में पूछ लिया, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये अस्थमा के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन डिजीज है तो इसके बारे में कोई नहीं पूछता, उसके लिए ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। एम्फीसीमा क्या होता है? एम्फीसीमा इज डिफाइंड एज ए कोरोनिक डिजीज। एम्फीसीमा भी क्या है? एक तरीके की कोरोनिक डिजीज है, मतलब इसका भी इलाज कम से कम 1.5-2 साल के अंदर जाके होता है। अच्छे से अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे, दवाई अच्छे से टाइम पे लेंगे और सारे परहेज अगर करेंगे तो उस टाइम पे 1.5 से 2 साल में ये क्योर हो सकती है, अदरवाइज इसकी ड्यूरेशन और भी ज्यादा हो सकती है। तो एम्फीसीमा क्या है? एक कोरोनिक डिजीज है। दूसरी, रिडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द लंग्स एल्वियोलर वाल। अब लंग्स के अंदर जो हमारा लास्ट पोर्शन था ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जिसने हमने एल्वियोली बोला था, ठीक है, एल्वियोलीज के अंदर क्या हो जाएगा? उनका सरफेस एरिया बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इट इज कोज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, सिगरेट की स्मोकिंग के कारण, जो बंदे सिगरेट पीते हैं उनके कारण मेनली क्या हो जाता है? सिगरेट के कारण ये बीमारी उनकी बॉडी के अंदर पैदा होती है। ठीक है, तो स्पेशली कॉज क्या है इसका? सिगरेट पीना। The main symptom of the emphysema include shortness of the breath। ठीक है, अगर मान लो हमारी एल्वियोली ही अफेक्टेड है, क्योंकि एल्वियोली क्या है? हमारी ऐसे ऑर्गन है ना जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। ठीक है, मेन हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? एल्वियोली में होता है। और एल्वियोली की ही अगर वाल डैमेज है तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो हमारी सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो शॉर्ट ऑफ ब्रीथ तो होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है? कफ हो सकती है। ठीक है, हमें खांसी हो सकती है। एम्फीसीमा माइट लीड टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स की जो इलास्टिसिटी बताई थी कि ये 50 से लेके 75 स्क्वायर मीटर तक फैल सकती हैं, तो एम्फीसीमा के कारण हमारी जो लंग्स की इलास्टिसिटी है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि एम्फीसीमा होता क्या है। ठीक है, ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से ये ब्रोंकियाई के अंदर डिवाइड हो गया, अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्शन क्या दिखा रखा है? जो हमारे ब्रोंक्यूल्स के जो डक्ट के थ्रू बलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे जुड़े हुए थे वो एल्वियोली दिखा रखी है इनके अंदर। ठीक है, अब ये सारी की सारी एल्वियोलस दिखा रखी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या? ये तो है नॉर्मल एल्वियोलाई और ये है डिफेक्टेड। ठीक है, अब इन एल्वियोलाई के अंदर होता क्या है? देखो, एम्फीसीमा के अंदर जो डिफेक्टेड एल्वियोली होगी उसकी वॉल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारी एल्वियोली होती है वो पहले ही बहुत ज्यादा पतली मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एल्वियोली का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। ठीक है, एक्सचेंज मतलब लेना और देना। अब मान के चलो मैं हूं, ठीक है, और कोई मेरे साथ में खड़ा है, मेरे को उसको पेन देना है और उसको मेरे को पेंसिल देनी है। ठीक है, या फिर मान के चलो कि मेरे को उसको चॉकलेट देनी है, उसको मेरे को डेयरी मिल्क देनी है, मेरे को उसको किट कैट देनी है। अगर मान के चलो अगर हमारे बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी ने उसके बीच में कोई बैरियर लगा दिया, ठीक है, कोई पतली सी मेम्ब्रेन लगा दी, तो भी हमें डिफिकल्टी होगी। ठीक है, लेने में और देने में। और अगर मान के चलो और भी ज्यादा कोई मोटी दीवार लगा दी तो हमें और भी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो हम एक्सचेंज कर ही नहीं पाएंगे दोनों चीजों का। ठीक है, तो मेरी किटकैट मेरे पास रह जाएगी, उसकी डेयरी मिल्क उसके पास रह जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मान के चलो हमारी ये एल्वियोली है और बाहर क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज ने इनको क्या देनी है? कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे एल्वियोली ने क्या देनी है उनको? ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनकी मेम्ब्रेन वैसे तो होती है बहुत पतली सी, उसके थ्रू ये करती है। मोटी ज्यादा मेम्ब्रेन होगी तो उसके एक्सचेंज नहीं हो पाएगा गैसेस का। ठीक है, तो पहले ही इनकी मेम्ब्रेन क्या होती है? बहुत ज्यादा पतली। लेकिन अब एम्फीसीमा के अंदर क्या होगा? जो सिगरेट स्मोक करते हैं, ठीक है, जो सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर क्या होगा? ये एल्वियोली की वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, वॉल्स के डैमेज होने के कारण अब क्या होगा? वॉल्स के डैमेज होने के कारण अच्छे से मेम्ब्रेन
बन नहीं पाएगी, और उस मेम्ब्रेन के ना होने के कारण क्या हो जाएगा, हमारे शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, सांस अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, तो अस्थमा के अंदर क्या था, अस्थमा के अंदर हमारा डिफेक्ट हो रहा था क्योंकि हमारी जो ब्रोंकियाई थी और जो ब्रोंक्यूल्स थी उनमें सोजन के कारण। और इसके अंदर किसके कारण होता है, एम्फीसीमा के अंदर हमारी जो लंग्स होती हैं उसमें जो एल्वियोली का पार्ट होता है जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, उसी के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, उसी के अंदर क्या हो जाती है, सोजन आ जाती है, या बोल दो कि वो वॉल्स हैं जो वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, उन वॉल्स के डैमेज होने के कारण। अब आई बात समझ में कि अस्थमा के अंदर तो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर सोजन आती है, और एम्फीसीमा के अंदर जो हमारी एल्वियोली होती हैं उनकी वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर ये अच्छे से दिखा दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है एम्फीसीमा इज काज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। एम्फीसीमा किस किस कारण से हो सकता है। ठीक है, तो एम्फीसीमा पहले तो हो सकता है डस्ट के कारण, ठीक है, बहुत ज्यादा डस्ट, या फिर केमिकल्स हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग टबाकू एंड एक्सपोजर टू पैसिव सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है, या तो हमारी हवा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो, उसकी वजह से भी हमें एम्फीसीमा हो सकता है, क्योंकि एम्फीसीमा के अंदर क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एल्वियोली की वॉल्स को डैमेज करना होता है। तो अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो ट्रैप होने से बच गए हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो म्यूकस वगैरह भरा हुआ था ना, तो वो सारा का सारा डस्ट को ट्रैप कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर वहां से भी हम एयर के अंदर से डस्ट नहीं निकाल पाए और वो एल्वियोलीज तक पहुंच गई, तो वो हमें क्या कर सकती है, एम्फीसीमा कॉज कर सकती है। अलग अलग टाइप के केमिकल्स अगर पहुंच जाते हैं वो भी कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन तो सेम चीज आ गई, ठीक है, हवा के अंदर कोई भी पैथोजेंस हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, या फिर कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डस्ट है, तो वो भी हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरा है स्मोकिंग तंबाकू, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, तंबाकू के कारण मोस्टली क्या होता है, एम्फीसीमा नाम की बीमारी होती है। ठीक है, और पैसिव सिगरेट स्मोकिंग का क्या मतलब है कि हम डायरेक्टली खुद तो स्मोक नहीं कर रहे हैं, हम खुद डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन हमारे साइड में बैठ के कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, सिगरेट पी रहा है, तो उसके वो भी तो हवा बाहर छोड़ेगा ना, उसके अंदर भी तो डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, तंबाकू के पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, जो उसने बर्न करी है, तो उसको बोलते हैं हम पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, एक्टिव स्मोकिंग वो जिसके अंदर हम खुद सुट्टा लगाए जा रहे हैं, और पैसिव स्मोकिंग कौन सी, कि हमारे पास में बैठ के कोई सिगरेट पिए जा रहा है और उसका धुआं हमारे अंदर जा रहा है, तो वो पैसिव स्मोकिंग। तो ये कॉज होते हैं एम्फीसीमा के। उसके बाद आ गया ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम आम भाषा में बोल दो तो टीबी भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब टीबी के अंदर क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल लंग डिजीज। ठीक है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की जो बीमारी होती है, ये हमारे अंदर एक बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया के एंटर करने के कारण हुई है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस नाम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टीबी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर कोई भी मेन डिजीज होंगी या फिर कोई भी चीज होगी, ठीक है, वो अपने नाम से ही खुद को बता देगी। अब जैसे बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने अगर कोई डिजीज कॉज करी है, तो उसका नाम भी इस बैक्टीरिया के नाम पे ही आ गया। ठीक है, पीपल विथ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ऐसे इंसान जिनका अच्छा खासा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, कि अगर उनकी बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया ने एंटर कर भी लिया, ठीक है, तो पहले अपनी बॉडी क्या कोशिश करती है कि उस बैक्टीरिया को किल करे। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो किल करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में नाक के थ्रू, अब मान के चलो मुंह के थ्रू अगर कोई चीज एंटर करेगी, ठीक है, कोई बैक्टीरिया एंटर करेगी, तो मुंह के अंदर क्या होता है, हमारा सलाइवा के अंदर लाइसोसोम्स भी होते हैं उसको किल करने के लिए, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा जो पड़ा था, उसमें भी हमने हर एक पार्ट में ये देखा था कि अगर बाई चांस फूड के साथ अगर कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी पैथोजन एंटर करेगा, तो उसके लिए ऐसी कंडीशंस आती गई थी कि उसको वो किल कर देगा। इसी तरीके से जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो हमने अलग अलग जगह पे ये देखा है कि नोज से शुरू होकर जब हम एल्वियोलस तक पहुंच रहे हैं, वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बीच में आ रही हैं, जो कि डस्ट को ट्रैप कर रही हैं, पैथोजन्स को किल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे। तो जिनके अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उनके अंदर क्या होगा, कैरी एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डिजीज।
टीबी की एक इनएक्टिव फॉर्म को वो कैरी करेंगे। अब इनएक्टिव फॉर्म का क्या मतलब है कि इंसान को टीबी हो तो रखी है लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी है, ठीक है, कि वो उस बैक्टीरिया को लगातार किल किए जा रही है, लेकिन बैक्टीरिया भी लगातार डिवाइड करता जा रहा है। उसके लक्षण जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसके अंदर लेट से दिखेंगे और बहुत कम दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे पीपल जिनके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस इम्यून सिस्टम जिसका वीक है उसकी बॉडी के अंदर जो टीबी के लक्षण है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे और इसके अंदर डैमेज अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी, बैक्टीरिया को क्या लगेगा, पूरी की पूरी बॉडी उसका फूड है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हर एक पार्ट को अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर बैक्टीरिया नेजल कैविटी में है तो वो हमारे नेजल पार्ट को अफेक्ट करेगा। अगर वो बैक्टीरिया हमारी लंग्स के अंदर है तो लंग्स उसके लिए एक तरीके से फूड है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के लिए हमारी पूरी बॉडी ही क्या है, फूड है, तो वो हर एक पार्ट को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो टीबी के अंदर क्या होगा, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनके अंदर तो ये लक्षण बहुत लेट से दिखेंगे या फिर हो सकता है वो उसको किल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसके अंदर जो टीबी के लक्षण है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। और वो उसके सिर्फ लंग्स को ही नहीं बाकी बॉडी पार्ट्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये थी टीबी की बात। अब टीबी के अंदर इन्फेक्शन होता किस तरीके से है, टीबी के अंदर जो हमारी लंग्स होती हैं उसमें एक तरीके का फ्लूइड सा भर जाता है, पस भर जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारा लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं। अब इतने ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर के अंदर यही क्या कर रहे थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे थे, ठीक है। अब गैसेस के एक्सचेंज के लिए हमने बताया था कि बीच में कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। हमारी लंग्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के टच में होनी चाहिए। जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतना अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और उतनी अच्छे से क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे फ्लूइड भर गया आगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पस आके भर गया, ठीक है। अब इस फ्लूइड के कारण क्या होगा, फ्लूइड के कारण क्या होगा, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो अच्छे से एल्वियोलिस के टच में नहीं आ पाएंगी। अब अच्छे से टच में नहीं आ पाई तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होगा, इसके कारण सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे टीबी के अंदर क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर पानी आके भर जाता है, ठीक है। पस बोल दो या फिर पानी बोल दो या फिर एक तरीके से क्या बोलते हैं, पस बोल दो, ठीक है। ये आके भर जाएगा, फ्लूइड सा भर जाएगा, तो इसके अंदर ये बीमारी होती है। और ये ऐसे दिखा रखा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या है, जो हमारा ये बैक्टीरिया है ये आके एंटर कर जाएगा और ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। एक बैक्टीरिया ने एंटर किया और यहीं पे अपना फूड ले करके हमारे लंग्स को ही खाए जा रहा है और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी भर के कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करता जा रहा है, 1 से 2 फिर 2 से 4 फिर 4 से 8, इस तरीके से डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा रहा है और हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको हम नॉर्मल स्टेज पे नहीं संभालेंगे तो इनकी क्वांटिटी बढ़ के ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं हमारे और भी सिस्टम्स को इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब टीबी किस किस कारण से टीबी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि टीबी है। अगर कोई भी कफ है लास्ट लॉन्गर देन द 3 वीक्स, अगर किसी के खांसी की बीमारी है, खांसी देखो नॉर्मली हो जाती है, ठंड की वजह से हो जाती है या फिर हमने कुछ खा लिया, ठीक है, उसके चिकना खा करके हमने उस पर पानी पी लिया, घी खा लिया, तो उसकी वजह से भी हमें खांसी हो सकती है। लेकिन सिम्टम्स में मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये टीबी हो सकती है, हम अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हमारे कंटिन्यूअसली कफ है, ठीक है, अगर किसी भी इंसान के 3 हफ्ते से कंटिन्यूअसली ज़्यादा कफ है, उसको खांसी है, तो उसके अंदर टीबी का लक्षण हो सकता है। उसका वेट लॉस हो जाएगा, पुअर एपिटेट, मतलब उसको भूख कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया ने एंटर कर लिया है ना बॉडी के अंदर, वही खाए जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगी, भूख की कमी हो जाएगी। एक कफ दैट ब्रिंग ब्लड अप म्यूकस, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे कफ के साथ, ठीक है, खांसी के साथ म्यूकस बलगम भी आ सकता है और साथ ही साथ ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, फीवर हो जाएगी। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज है तो फीवर और ये चीजें तो कॉमन है, लेकिन सबसे मेन चीज इसके अंदर नोटिस करने वाली क्या है कि खांसी इसके अंदर 3 हफ्ते से ज्यादा रह सकती है और इसके अंदर जो हम कफ होगा हमारा, जो हमारी एक तरीके से बोल दो खांसी आएगी, उसके अंदर हमारे बलगम और साथ के साथ ब्लड की भी ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज है वो आई है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया कौन सी डिजीज होती है, निमोनिया हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीज है
जो कि वायरस के कारण होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण या फिर अनदर किसी भी इन्फेक्टियस एजेंट के कारण कॉज द टिनी एयर सैक इन द लंग्स, ठीक है। निमोनिया के अंदर क्या होगा, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करेगा या कोई भी वायरस एंटर करेगा, ठीक है, या कोई भी पैथोजन एंटर करेगा, वो एंटर करके हमारी लंग्स के अंदर छोटे छोटे क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, ठीक है, वो टीनी एयर सैक्स बना लेंगे। उसके कारण क्या होगा, टू फिल ब्लड एंड पस, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर बहुत सारा पस आके भर जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड आके भर जाएगा। अब उस फ्लूइड के कारण क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो ब्लड के अंदर हमने ऑक्सीजन पहुंचानी है वो भी नहीं हो पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे। दिस सैक्स आर फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, जो हमारे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं लंग्स, वो फ्लूइड से भर जाएंगे और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल बंद नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आके क्या हो गया, इन्फेक्टेड लंग कैसी दिखेगी हमें, इस तरीके से। अगर ये लंग है, ये फेफड़ा है हमारा, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, फ्लूइड आके भर गया है और इसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिल्कुल कम हो गया है। तो इतनी बात आई समझ, निमोनिया के अंदर क्या होगा, ठीक है। अब उसके अंदर दूसरा चीज क्या है, सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें निमोनिया हो रखा है या किसी भी पर्सन को निमोनिया हो रखा है, तो कैसे पता चलेगा, सम टाइप ऑफ द निमोनिया सच एज walking pneumonia, the symptoms can be mild or not affect daily activities। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सिम्टम ही दिखेंगे, ठीक है, हमारी नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं सुबह से शाम तक, उनको अफेक्ट अगर कोई चीज करती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें थोड़ा बहुत फीवर है, वो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, हम घर पे ही थोड़ी बहुत पैरासीटामोल ले ली तो उससे हम रेस्ट कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम क्या करते हैं कि ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो एक्टिविटीज, जब फीवर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम सुबह के काम नहीं कर पाते, शाम के काम नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका क्योर लेते हैं, ठीक है। तो निमोनिया के अंदर कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं होते जिससे हमें ये पता स्पेशली डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन फिर भी संभाल तो करनी पड़ेगी। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया कैन बी सेवरल इन सच केसेस विल रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हमें कुछ ज़्यादा ही सिम्टम दिखते हैं निमोनिया के, ठीक है, कि अच्छे से सांस नहीं आ रही है, तो उसके बारे में हम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वो अच्छे से क्योर करके हमें बता देंगे कि हमें निमोनिया है या नहीं है। अब इसका अच्छे से डायग्राम क्या है, अब ये जो चीज़ दिखा रखी है ये क्या है, हमारी एल्वियोली है, ठीक है, ये क्या है, हमारी एल्वियोलीज हैं। अगर कोई भी हेल्दी एल्वियोली होगी उसके अंदर देखो ये चीज़ें क्या दिखा रखी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लड स्ट्रीम, देखो ये क्या है, एल्वियोली है। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी है, मतलब एयर भरी हुई है, ठीक है। अब वो एयर किसके टच में है, इन ब्लड कैपिलरीज के टच में है। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ेंगी और ऑक्सीजन इसमें। ये तो बात हो गई किसी हेल्दी एल्वियोली की, ठीक है, हेल्दी लंग्स की। लेकिन जो इन्फेक्टेड एल्वियोली होगी उसके अंदर क्या होगा, इस एल्वियोली के अंदर गैसेस हैं वो तो कम रहेंगी, लेकिन इसके अंदर फ्लूइड ज्यादा भर जाएगा, ठीक है, उसके अंदर पस आके ज्यादा भर जाएगा। अब वो पस क्या करेगा, अब इस पस की वजह से क्या होगा, देखो इस स्ट्रीम तक क्या पहुंच पा रही है, इस स्ट्रीम तक हमारे ये गैसेस नहीं पहुंच पा रही। अगर यहाँ तक गैसेस नहीं पहुंच पा रही हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि इतना ज्यादा डिस्टेंस बन गया, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, मतलब सिर्फ इस एरिया के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लूइड हमारी एक्टिविटीज को, जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उस एक्टिविटी को की रेट को बहुत स्लो डाउन कर देगा, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। ये होती है हमारे निमोनिया की डिजीज। अब उसके बाद क्या है, कॉमन सिम्टम ऑफ द निमोनिया। निमोनिया के बिल्कुल जो कॉमन सिम्टम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमें फीवर हो सकता है, ठीक है, टाइम पे ठंड लग सकती है, चिल्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, सांस लेने की कमी होगी, ठीक है, और हमारी चेस्ट के अंदर पेन भी हो सकता है, ठीक है, हमारी छाती के अंदर क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा और हमें बार बार कफ आएगा, ठीक है, बार बार खांसी आएगी और हमें ब्रीथ की भी क्या होगी, बिल्कुल शॉर्टनिंग हो जाएगी और हमें क्या हो सकता है, इसके अंदर वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब उल्टी लग सकती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो आज हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगले सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, नया टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ लिया है और इसके अंदर जो डिजीज हैं उसके बारे में भी स्टडी कर लिया है। थैंक यू सो मच।